हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज से मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू कर रही हूँ। पूरा आपको प्योर एनसीईआरटी की बुक से आपको सभी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। ठीक है, ये आपके सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके बीपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एनसीईआरटी तो आपको घोर के पीना ही पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बार जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसको पढ़ें, किसी भी रेफरेंस बुक के अलावा। तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो पूरा आपको कंप्लीट करवाएंगे। एक एक क्लास में आपको एक एक चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट जहाँ पे है वहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ताकि आप इसका नोट्स भी आगे चल के बना सकें। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सारी बातें सुनते हैं तो इससे क्या होगा, आपको एक खुद से बुक पढ़ना और एक सुनना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है और आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। और जब आप उसको नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे आप अपना, तो उससे क्या होगा, आप उसको डबल रिवीजन आपका हो जाएगा। और जब आप सारे नोट्स को फिर से रिवीजन करेंगे तो इस तरह से आपको कई बार रिवीजन करने के मौके मिलेंगे और आपका जो पूरा एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और रास्ता मैं आपको बता रही हूँ, रास्ता दिखा रही हूँ, जो चीज़ें करवा रही हूँ वो ज़रूर कीजिए। सुनने से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी माइंड में, क्योंकि बुक पढ़ने में काफ़ी बोरिंग लगता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलेंगे और सभी चीज़ों को देखेंगे जो भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिना किसी देरी के। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये रसीदा का एक सवाल है, जहाँ पे ये पूछती हैं, रसीदा एक अखबार पढ़ रही हैं और अचानक उसकी निगाह एक सुर्खियों पर जाती है जहाँ पर लिखा है 100 साल पहले। तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में आया होगा, सबके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये 100 साल पहले कोई भी चीज़ कैसे पता चलता होगा, कि कोई कोई आदमी कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक्स चैप्टर है और चैप्टर 1 ही है आज ये 6 का। तो क्लास 6 का चैप्टर 1 आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या रसीदा को पता चलता है और कैसे कैसे जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देख के सामने आते हैं। सारे जितने भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से इसको बहुत ही कम समय में आप इसका नोट्स बना लेंगे। तो बिल्कुल एनसीईआरटी अब आपको बोरिंग नहीं लगेगी। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, तभी आपका जो है कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों से गुजरे बिना आप जो है सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं, अपनी सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, साथ साथ हम भी लगे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कैसे पता लगाया जाए। तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि उसे पता हो। जैसे कि आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में अगर आपके दादा दादी नाना नानी उस समय के अगर होंगे तो वो कहानियाँ सुनाएंगे वहाँ की, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस प्रकार से आप कुछ दूर तक की चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन बहुत पुराना समय, जैसे कि 100 साल 1000 साल पुरानी चीज़ों को कैसे पता लगाया जाए, तो इस पर अभी जो है इस पे आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में कुछ भी बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, वहाँ पे किस तरह के कलाकृतियाँ उस समय पे होती थीं, किस प्रकार के संगीत उस समय पे होते थे। वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे और कौन कौन से गीत गाते थे। अब देखिए ये सारी चीज़ें पता कैसे चलती है, तो आज की पूरी वीडियो आपकी यही रहने वाली है। बस आपको ध्यान से सुनना है। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा और सुनते सुनते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका एनसीईआरटी पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसी पर हम आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में प्रश्न दिया गया। सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात की जाए।
तो देखिए कई लाख वर्ष पहले लोग इस तट पर रह रहे थे और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। तो देखिए नर्मदा नदी का जो संबंध है वो किससे है? कुशल संग्राहक से है, कुशल संग्राहक से है। ये संग्रह करते थे चीज़ों को, ठीक है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार करके अपनी जीवन लीला चलाते थे। तो इस तरह से हम इनके बारे में हमने क्या जाना। आज का जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ज़रूर आप नोट करेंगे, नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है। अभी हम इसमें मानचित्र के माध्यम से भी समझेंगे ताकि और बेहतर से इसको समझा जा सके। अब देखिए सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ, दूसरा जो आपको पॉइंट देना है वो है सुलेमान किरथार की पहाड़ियाँ। तो ये कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है। सबसे पहले देखिए आपको एनसीईआरटी में नोट्स कैसे बनाना है मैं आपको बहुत ही आसानी से बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं और बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और बहुत ही आसानी से आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ये आपको पता है कि ये इस साइड आपका क्या होता है? उत्तर होता है, यानी कि नॉर्थ होता है, ठीक है, उत्तर होता है। इस साइड आपका क्या होता है? दक्षिण होता है। ये मैपिंग की बात है, सभी जानते होंगे इनको। और इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका पश्चिम होता है, ठीक है। इतनी बातें तो आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ पे देखिए यह है आपका उत्तर और ये आपका हल्का सा पश्चिम का पार्ट है। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? उत्तर पश्चिम का पार्ट हो गया। कौन सा? किरथार और सुलेमान की पहाड़ियाँ। तो ये आप आपके माइंड मैपिंग में आपको ध्यान आ जाएगा कि कहाँ पे सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये बातें यहाँ से आपको क्लियर हो गई, उत्तर और पश्चिम किस तरह से आपके सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ होती हैं। अब इसी क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो देखिए आपको यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया इसका डेटा मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। कई बार तो आपका यहीं से प्रश्न बन गया 8000 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का डेटा है ये कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। तो प्रश्न यहाँ से सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, ये समय से और ये फसल से। तो दोनों ही आपको पॉइंट में छोटा सा पॉइंट बनाना है और वहाँ पे नोट करना है। पूरी की पूरी कहानी आपको नहीं लिखनी है। कई बार लोग कहते हैं कि जब हम नोट्स लिखना शुरू करते हैं, नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो बहुत हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है और फिर हम उसे पूरा लिख लेते हैं, फिर वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है उस नोट्स को पढ़ना, उसको रिवीजन करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कुछ कलरफुल नोट्स बनाएं, 2-4 कलर्स के पेन रखें ताकि उससे आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा और अच्छा लगेगा, आकर्षक लगेगा, तो आप उसको बार बार पढ़ेंगे। तो ये सब एक तरह से मनोविज्ञान है, तो इसको बस आप फॉलो कीजिए, देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे। तो यहाँ पे क्या करना है? 8000 वर्ष पूर्व क्या था? स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या किया? गेहूँ और जौ की फसलें उगाई। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, भेड़, बकरी, गाय, बैल, ठीक है। और ये कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। सुलेमान किरथार की पहाड़ियों पर जो लोग रहते थे वो गांव में रहते थे। वहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई जाती थी 8000 वर्ष पूर्व। बस इतना ही आपको इसमें नोट करना है। अब देखिए उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। अब पहले हम इसको देख लेते हैं कहाँ पे है। तो गारो और मध्य भारत उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व कहाँ होता है? ये आपको पता है, ये उत्तर है और इस तरफ आएंगे तो पूर्व होगा, तो यानी ऊपर वाले साइड में। मध्य भारत आपका इधर आता है, बीच आपका मध्य होता है। तो आपको पता है यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं गारो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? गारो पहाड़ियाँ में सबसे ज़्यादा जो है कृषि का विकास यहीं पे हुआ। तो बस आपको छोटे छोटे पॉइंट नोट करने हैं। हमने अभी उत्तर पश्चिम वाला हमने कंप्लीट कर लिया, किरथार और सुलेमान की पहाड़ियाँ। अब आप नीचे जाएंगे, पॉइंट देंगे और लिखेंगे उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है, ठीक है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो यहाँ पे आपको बस पॉइंट दे के कृषि का विकास लिखना है, ठीक है। जहाँ सबसे पहले क्या उगाया गया? तो चावल उपजाया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए इसको। और ये विंध्य के उत्तर में स्थित है, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है,
ठीक है, सारा कुछ मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। आसानी से, तसल्ली से जो है पूरा पीडीएफ को आसानी से बाद में देख के कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप एक बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा, फिर एक बार आप उससे नोट्स बनाएंगे तो फिर आपके दिमाग में जाएगा, तो आपका सेकेंड टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर एक बार ज़रूर आप रात को सोते वक्त उसको रिवीजन कर लीजिए। हालांकि छोटी सी चीज़ है, बहुत कम डेटा अभी आपको मिलेगा। क्लास 6 में 7 8 ऐसे जैसे चलेंगे हम, तो आपको ज़्यादा लंबा लंबा जितना भी है आपको फैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे छोटा ही सही पर उसको रिवीजन आपको ज़रूर करते जाना है, वरना वही पेंडिंग होते होते फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। मानचित्र में सिंधु और सहायक नदी कहाँ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधु नदी है, सिंधु और इसकी सहायक नदी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए आपको पता है कि सीटेट में जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको एनालिसिस कर पाएंगे। एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे जब आप पूरा कहानी पढ़े होंगे। आपको पूरा कहानी पता ही नहीं होगा, सिर्फ फैक्ट के बारे में आप जानते हैं, तो आप उसकी रीजंस को नहीं जान पाएंगे। तो एसर्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप कर नहीं पाएंगे, एसर्शन और रीज़न वाले जो क्वेश्चन होते हैं। और अभी सारे ही पैटर्न आपके जो है सीटेट के वही हो गए हैं, तो इसीलिए आपको जो है फैक्चुअल चीज़ों के साथ साथ आपको जितनी भी तथ्य है वो भी आपको जानना होगा, और उसके पीछे के जो वजह है, जो कारण है, उसको भी आपको जानना होगा, तभी आप सभी क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जाए, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो ये खैर सभी को पता होगा, पर फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले थे। तो यहाँ पे अगर हम सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरंभिक नगर यहाँ पे बसे थे। नगर यहाँ पे याद रखना है आपको, नगरों का विकास हुआ था। ठीक है, गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये बात भी आपको रखना है कि जो गंगा घाटी है, जो गंगा नदी है, उसके किनारे बसे जो शहर हैं, जो नगर हैं, गांव और नगर में आप सभी को अंतर पता होगा। तो यहाँ पे आपका अगर नगरों का विकास पूछा जाए तो वो सिंधु सहायक नदी, ये गंगा व उसकी सहायक नदी यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। सिंधु व उसकी सहायक नदी के अंदर आ जाएगा आरंभिक नगर, और यहाँ पे आपका 2500 वर्ष पूर्व, ये समय भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। अब आगे देखिए क्या है, गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाएं। तो इससे आपको एक बात और ध्यान में रखना है, नोट करना है कि गंगा की सहायक नदी क्या है, सोन है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका कई बार बना है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र में प्राचीन काल मगध, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, इसके बहुत शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने ही विशाल राज्य साम्राज्य जो है उसको स्थापित किया। इसको हम क्लास 8 में पढ़ेंगे, जो भी इसके साम्राज्य कौन कौन किन्होंने क्या क्या किया है, ये सब हम आगे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि मगध आपका कहाँ पे स्थित है, गंगा के दक्षिण में, और ये आपको स्टेब्लिश्ड हुआ, ये सबसे बड़ा उस समय का राज्य था। तो ये आपको इस रूप में ध्यान रखना है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो उससे आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए उपमहाद्वीप और महाद्वीप के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तो इसको भी आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। तो क्या है यहाँ पे, तो दक्षिण एशिया यानी कि आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये जितने भी हैं ये सभी मिलके दक्षिण एशिया कहलाएंगे। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ये सब कौन है, ये सब जो है दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश हैं। दक्षिण एशिया का महाद्वीप से छोटा है, और लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ी, पर्वतों के बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। देखिए स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या बातें और कही गई है। आगे कहा जा रहा है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग
काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। मतलब कभी कभी लोग काम की तलाश में जाते थे, कभी जैसे बाढ़, सूखा, इस प्रकार की चीज़ें होती थी, प्राकृतिक आपदाएं आती थी, तो उस वजह से भी लोग एक एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने सामान, मूल्यवान वस्तुएं आदि सब एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाया करते थे। ये सभी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को घूमना पसंद करते थे और इस वजह से वो यात्रा करते थे। अब देखिए, यात्राएं लोग क्यों करते थे, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पहाड़ियाँ, पर्वत व समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति, परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे पर विचार करते थे। यहाँ पे बेसिकली कहा क्या जा रहा है कि जो एक दूसरे से लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, संस्कृति डेवलप हुई, कल्चर डेवलप हुआ, लोग एक दूसरे के कल्चर के बारे में जाने। और इस तरह से क्या हुआ कि जो जैसे कि लोग, केरला के लोग हैं, वो यहाँ पे साउथ की जो डिश बनती है वो यहाँ पर भी खाई जाने लगी, पसंद की जाने लगी। इस तरह से कल्चर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीखा गया, एक दूसरे के विचारों को अपनाया गया। अब हम आगे देखते हैं कि देश के नाम किस प्रकार से, इंडिया, इंडस, ये सभी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो इसको इम्पॉर्टेंट है, देख लेंगे। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द कहाँ से निकला, इंडस से निकला, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा था। भारत नाम पर प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। और इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी कृति जो है ऋग्वेद में मिलता है। ये कि भरत नाम से उत्तर पश्चिम में जो एक समूह रहा करते थे उनको भरत नाम दिया गया था। और इसी का उल्लेख जो है संस्कृत जो कि बहुत ही महान कृति है ऋग्वेद, उसमें मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ताड़पत्रों से प्रश्न बनता है। बस आपको पेशेंस फुल्ली ध्यान रखना है, ध्यान से सुनते चलेंगे, आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते। यहाँ से भी अगर आपका घुमा के क्वेश्चन बन गया ना, तो अगर आप पूरे अच्छे से नहीं जानेंगे चीज़ों को तो आप नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक यहाँ पे आपको पिक्चर दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। और ये किस प्रकार से थी, देखिए 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी यह। और किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। और भुर्ज पेड़ की छाल, ये प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिए, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि आप ये चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, उस समय जो है पेपर का प्रावधान नहीं था, तो इसी प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्त करते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। उस समय में जो लोग प्रशस्ति पत्र वगैरह लिखा करते थे, जो शासक थे, वो अपने जो भी युद्ध है उसका वर्णन किया करते थे, वर्णन लिखवाते थे, प्रशस्ति लिखवाते थे। तो वो सब जो है एक तरह से स्रोत के रूप में काम आया और इससे हमें अतीत की जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसको हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो लेटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से, और पांडुलिपि अर्थात ताड़पत्र या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज्र नामक पेड़ की छाल की विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। तो इतने वर्षों में
इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गए। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिर और विहारों में प्राप्त होते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, नाटकें, कविताएं भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि कुछ प्राकृत और तमिल की भाषाएं मिलती हैं। तो ये भी प्रश्न आपका यहाँ से बनता है। तो संस्कृत में लिखे मिलते हैं, कुछ प्राकृत और तमिल में भी देखने को मिलते हैं। प्राकृत भाषा जो थी उस समय आम लोगों की भाषा थी। ये प्रश्न भी आपका बना है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। तो बस छोटा छोटा आपको नोट बनाना है। और क्लास 6 में आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा, बहुत छोटा छोटा पॉइंट मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है ताकि आप आगे की चीज़ों को समझ पाएँ। छोटा सा प्रयास है, आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। अब जैसे सीटेट के लिए अगर हम बात करें तो डेट तक अनाउंस हो गई है, 2 महीने का समय है आपके पास। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको देखना। तो अभी से अगर नहीं लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब सीटेट नहीं रह गया वैसा कि आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आप सीटेट को नहीं कर सकते हैं। आपको अच्छे से उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। और बीपीएससी की अगर हम बात करें या कोई भी एग्ज़ाम की हम बात करें तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप जीके की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते हैं। मतलब जो भी उन्होंने ऐलान करना है, जो भी उनको कोई भी रूल बनाना है, तो वो वहाँ पे लिख देते हैं, जिसको वहाँ की जो जनता है उसको पढ़ के उसका पालन कर सके। ठीक है। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये भी एक प्रकार से आपका अभिलेख है, और ये 2250 साल पुराना अभिलेख है। अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। और लिपियां अक्षरों अथवा संकेत से बनी होती। ये देखिए स्टेटमेंट में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है ऑलरेडी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है लिपि के बारे में। तो जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर सा मिस्टेक आपको देखने को मिल जाएगा अगर स्टेटमेंट में, और आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों से भाषाओं में है। तो ये जो है इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में विजय जो उसका लेखा जोखा रखा करते थे वो भी उसमें लिखवाते थे। तो ये सब बात हो गई। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो पुरातत्वविद कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपका। तो ऐसी वस्तुएं यानी कि जो अभिलेख वगैरह है, पांडुलिपि है, इन सभी का जो अध्ययन करता है वो पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद जो है वो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी होती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए वो मिल जाते हैं खुदाई करने के पश्चात। ये आपको देख सकते हैं, इसके बारे में एक विवरण भी दिया हुआ है। ये प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक चांदी का टुकड़ा मिला है, चांदी का जो सिक्का है ये आप देख सकते हैं। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, इस पर जांच की जाती है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि जो वनस्पतियां होती हैं वो सड़ जाती हैं, फिर वो मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन हड्डियां वगैरह सुरक्षित रह जाते हैं। लकड़ी, अन्न के दाने,
लकड़ी के टुकड़े जो जल जाते हैं वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो क्या पुरातत्वविदों को कपड़ों के अवशेष भी मिले हैं? यहाँ पे कुछ प्रश्न भी आपको एनसीईआरटी में ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके दिमाग को किक करेगा कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों के सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। और इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों को सुराग के रूप में अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? तो जो ये क्लास 6 का जो बुक है इसका नाम है अतीत। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अतीत शब्द क्या है, बहुवचन के रूप में आया। यहाँ पे बहुत सारे अतीतों की बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिस पर और भी रोशनी डाली जानी बाकी है। तो इसकी ओर ध्यान दिया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन, राजा रानियों का जीवन, व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब सबका जो लाइफस्टाइल है अलग अलग होता है। ये तो बेसिक सी बात है, क्योंकि देखिए अभी भी जो अमीर है उनका लाइफस्टाइल अलग होगा, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका लाइफस्टाइल अलग होगा। तो ठीक इसी प्रकार पहले भी हुआ करता था, जैसा हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाजों को पालन करते थे। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। ये प्रश्न आपका बनता है, इसलिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद जो है अतीत में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जो गांव के लोग हैं, जो अधिकांश लोग हैं, वो शिकार करके अपना भरण पोषण करते हैं, और शहरों के लोग जो है वो खाद्य आपूर्ति के लिए व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि कृषि पालन है, यहाँ पे किसी और पे आप निर्भर हैं। तो इस प्रकार के भेद देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद और भी है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक जो कि सामान्य लोग हैं, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। वो आम आदमी थे, अपने आम सामान्य से जीवन जीते थे। वो वहाँ पे अभिलेख वगैरह नहीं लिखवाते, तो उनके बारे में हमें कम पता चल पाता है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रमाण, बहुत ज़्यादा अभिलेख, पांडुलिपि वगैरह नहीं मिलती हैं। इसका मतलब होता है, अब देखिए एक आपका जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है आपका तिथियों से संबंधित, जो आपका ईसवी और ईसा पूर्व से संबंधित है। इसके बारे में वैसे तो आप जानते होंगे, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह के कोई और वर्ष बताओगे। लेकिन जब गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष की बात की जा रही है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो बात होती है वो ईसवी में होती है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो बात होती है वो ईसा पूर्व में होती है। ऐसे लिखा होगा, ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, तो ये बातें आपको वैसे क्लियर होंगी, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका आप नाम याद रख लीजिएगा कि इंग्लिश में जो है उसको बीसी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले, ईसा पूर्व। बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसको बस छोटा सा पॉइंट बना के आपको लिख देना है। इंग्लिश में बीसी लिखना है और हिंदी में है आपका ईसा पूर्व। इस तरह से आप बना लीजिएगा, ईसा पूर्व, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा। कभी कभी तुम तिथियों में पहले एडी भी आपको देखने को मिलता है, बीडी एड, यहाँ पे आपका एडी क्या है? एनो डोमिनी। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, ये लेटिन शब्द से बना हुआ है, तो इसके बारे में आपको 2-4 बातें जो है नोट करने की जरूरत है। एडी को हिंदी में क्या कहते हैं? ईसवी, यानी कि ईसा पूर्व के जन्म के बाद। ठीक है, तो अभी हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2024 चल रहा है, अभी 2024 चल रहा है, तो ये ईसा पूर्व यानी यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म के 2024 वर्ष की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है,
तो इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। और एडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एनो डोमिनी। ये आपको नाम याद रखना है, एनो डोमिनी लिखिए, उसके बाद लिखिए इक्वल टू लिख के आप लिख दीजिए लेटिन शब्द, ठीक है। ये लेटिन भाषा से लिया गया है। इसका तात्पर्य क्या है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, ठीक है। कभी कभी हम एडी की जगह सीई यानी कि बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग भी करते हैं। और सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। तो एक तो ये हो गया, एक कैसे हो जाता है, तो सीई इस प्रकार से आपको बुक में देखने को मिलेगा। अक्षर जो है इसको क्या कहते हैं, कॉमन एरा कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कॉमन एरा कहते हैं। और बीसीई को क्या कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो ये दो फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग का तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट होता है। ये भी वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान से पहले। तो ये बस आपको ये और ये बात ध्यान में रखनी है, यहीं से प्रश्न बनते हैं और आपको ज़्यादा कुछ इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इसमें कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। अब ऐसे अभिलेखों की जो लिपियां है, भाषा है, उसका प्रयोग जो किया गया है वो सभी को समझ में तो नहीं आएगा। तो समय के साथ साथ अभिलेखों में जो प्रयुक्त भाषा है, लिपि है, उसमें बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि यह क्या लिखा हुआ है। मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कोई भी अभिलेख को कैसे पढ़ा जा सकता है। तो उसका एक फॉर्मूला है, उसको पढ़ने के लिए उन लोगों ने कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे अज्ञात, देखिए इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। तो इस प्रकार की जो अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, जो 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे, उनकी कहानी है, उससे समझ में आता। अब देखिए इस प्रकार से ये मिला है, आप इसको देख सकते हैं। जो इस प्रकार से स्क्वायर है, इसको पी के रूप में डिनोट किया गया है। तो डिकोडिंग करके इसको बनाया गया है। तो संकेतों को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्तीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों, जैसे कि यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकार की लिपियों से मिलकर बनी है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानियों के नाम एवं छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ पर एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अभिलेखों को पढ़ सकें। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौवा के लिए ए शब्द का, ए लेटर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे फिर से ए शब्द का प्रयोग किया गया है, शब्द बोल रही हूँ, लेटर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए लायन का प्रयोग किया गया है, एल से प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने पहले कोड बनाया, उसको फिर डिकोड किया गया। तो ये था पूरा आपका क्लास 6 का जितना भी इम्पॉर्टेंट बात था वो सब हमने यहाँ पे देख लिया है। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हूबहू ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ था, सेम यही क्वेश्चन डाल दिया गया था। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे नर्मदा घाटी आपने पढ़ा, अगर आपने क्लास में अच्छे से कंसंट्रेशन रखी है तो इसका पूरा आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नर्मदा घाटी, इसको सुमेलित करना है आपको, कौन किससे क्या संबंधित है, बहुत ही अच्छे से आपको बताया है, यहाँ पे पूरा हाईलाइट करके रखा है। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नर्मदा घाटी का क्या होगा, मगध का क्या होगा, गारो पहाड़ियाँ क्या होगा, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ क्या होगा, गंगा घाटी क्या होगा। बेसिकली यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाएगा इसमें, और ज़्यादा कुछ था नहीं। कल जो है हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और यहाँ तक आपको समझ में आया, कैसा लगा ये मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ तक वीडियो को देखा होगा आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसको सक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको शुरू से सभी चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे टेलीग्राम पे आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ इसके लिए आपको एक मास्टर
सारा जितना भी चैप्टर है, जितना भी आपका टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, उन सभी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इन तीनों का आपको एक मास्टर क्लास, एक आपको मास्टर नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊँगी बहुत जल्द, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएगा, तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, ठीक है। तो बहुत जल्द वो भी तैयार हो जाएगा। तो टेलीग्राम पे जुड़ते रहिए, वहाँ पे ही आपको ये सारे नोट, जो भी एनसीईआरटी के नोट्स आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी के ये जितने भी आपको पीडीएफ मिलेंगे वो वहीं मिलेंगे, आप उसी से नोट्स बनाइएगा। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।